क्या ब्राह्मण का बेटा जन्म से ब्राह्मण होता है? क्या बेटियों को पढ़ने की मनाही थी? आज टूटेगा सदियों पुराना भ्रम, देखिए मनुस्मृति का असली सच। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिस पर सदियों से बहस होती आई है, मनुस्मृति। पर रुकिए, आज हम इस पर आरोप नहीं लगाएंगे बल्कि इससे सवाल पूछेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक हम सही सवाल नहीं पूछेंगे तब तक इतिहास कैसे जान पाएंगे। मनुस्मृति, यह नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शूद्र अगर वेद सुन ले तो कान में पिघला शीशा डाल दो, अगर मंत्र बोल दे तो जीभ काट दो। सदियों से हमें यही बताया गया है ना। लेकिन जरा रुकिए, अपना दिमाग लगाइए। अगर कोई संविधान निर्माता समाज को सभ्य बनाना चाहता है तो क्या वो अपनी ही आधी आबादी को अनपढ़ और जानवर रखना चाहेगा? लॉजिक कहाँ है इस बात में? तो दोस्तों आज हम खोलेंगे मनुस्मृति के अध्याय 2 का असली राग। पिछले अध्याय में ब्रह्मांड बना, इंसान आया पर वो जानवर जैसा था। अब अध्याय 2 पूछता है इस इंसान को इंसान कैसे बनाया जाए? जवाब था शिक्षा। आइए जानते हैं गुरुकुल का वो सच जो आपसे छिपाया गया। सबसे पहले फैक्ट्स की बात करेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की विशुद्ध मनुस्मृति के अनुसार अध्याय 2 में 249 श्लोक हैं। यही वो हिस्सा है जहां शिक्षा के असली नियम लिखे हैं जो झूठे विवादों के शोर में कहीं छिप गए थे। तो चलिए एक एक करके पन्ने पलटते हैं। और अब सबसे बड़ा खुलासा, आखिर पढ़ कौन सकता था? क्या सिर्फ ब्राह्मण का बेटा? जवाब आपको चौंका देगा। देखिए श्लोक 2.172 साफ साफ कहता है, न ह्यस्मिन् युज्यते कर्म शूद्रेण ही समस्तावत्। इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है जब तक उपनयन संस्कार नहीं होगा तक हर बच्चा शूद्र के समान ही है। जी हाँ, आपने सही सुना। चाहे वो राजा के घर पैदा हुआ हो या रंक के, जन्म से सब अनपढ़ है, सब शूद्र है। तो फिर ये द्विज यानी 2 बार जन्म का क्या ड्रामा है? अरे भाई, यह कोई विरासत में मिली जागीर नहीं थी, यह कमाना पड़ता था। कैसे? कड़ी तपस्या से, शिक्षा से। साफ लफ्जों में सुन लो, उस जमाने के गुरुकुल में एंट्री आपके बाप के नाम से नहीं बल्कि आपकी अकल योग्यता के दम पर मिलती थी। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो श्लोक 2.168 की यह शर्त सुनिए। यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम्। मनु कहते हैं जो तथाकथित द्विज वेदों को छोड़कर किसी और चीज में मेहनत करता है वह जीते जी अपने पूरे परिवार के साथ शूद्र बन जाता है। समझे आप? यानी मनु के गुरुकुल में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चलता था। अगर नहीं पढ़ोगे तो ब्राह्मण होकर भी शूद्र हो जाओगे। तो अब सवाल उठता है, वो कान में शीशा डालने वाली बात कहां से आई? दोस्तों सच तो यह है, विशुद्ध मनुस्मृति में ऐसा कोई श्लोक है ही नहीं। ये सब बात की मिलावटें हैं। किसी ने बाद में अपने फायदे के लिए ये जहरीले श्लोक मिला दिए ताकि ज्ञान पर अपना कब्जा जमा कर रखे। अब सुनिए एक बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला संवाद। अध्याय 2 श्लोक 114 में स्वयं विद्या एक इंसान बनकर गुरु के पास आती है और चेतावनी देती है, विद्या ब्राह्मणम मेत्या शेवधिस्तेस्मि रक्षमाम्। मैं तुम्हारा खजाना हूँ, मेरी रक्षा करो, इसे हर किसी पर लुटाओ मत। लेकिन कान खोलकर सुन लो, ये जो असूयक है यानी जिनके कलेजे में ईर्षा है, जो निंदक है, खबरदार मुझे उनके हवाले कभी मत करना। मुझे सिर्फ उसे सौंपना जो तपता हो, क्योंकि जब मैं किसी सुपात्र के भीतर उतरूंगी तभी मैं अपनी पूरी शक्ति से वीर्यवत्तमा यानी सबसे ताकतवर और अजय होकर प्रकट होगी। गौर कीजिए, यहाँ जाति की बात नहीं हुई है। विद्या ने कहा है जो नालायक हो, जिसका चरित्र ठीक ना हो, उसे मत पढ़ाना। मतलब शिक्षा का आधार कैरेक्टर था, कास्ट नहीं। अब जरा उस समय की स्टूडेंट लाइफ देखिए। आज के बोर्डिंग स्कूल भी इसके सामने फेल है। श्लोक 2.165 कहता है, तपो विशेषैर्विविधैः व्रतैश्च विधि चोदितैः वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना। यानी ज्ञान फीस भरने से नहीं बल्कि कठोर तपस्या से मिलता था। वहाँ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। और श्लोक 2.170 यह तो क्रांतिकारी है। यह कहता है, तत्र यद् ब्रह्म जन्मास्य मौञ्जे बन्धन चिन्तितं तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते येनं विद्यातः तर्पयति तम पितरम मन्येत। गुरुकुल में आते ही तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया।
अब घर वाले माता पिता पीछे सब छूट गए। अब सावित्री, विद्या ही तुम्हारी माँ है और आचार्य ही तुम्हारे पिता है। रिश्ता खून का नहीं, अब रिश्ता सिर्फ ज्ञान का है। और इसका फायदा क्या था? श्लोक 2.121 सुनिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो बड़ों का सम्मान करता है उसकी 4 चीज़ें अपने आप बढ़ती है, आयु, विद्या, यश, बलम। यानी गुरुकुल सिर्फ रट्टा मारने की जगह नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग का सेंटर था। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। क्या भारत में औरतों को पढ़ने से रोका गया था? मनुस्मृति के कुछ श्लोकों पर विवाद हो सकता है, लेकिन असली वैदिक परंपरा का सबूत देखिए। पुरा कल्पेतु नारीमां मौञ्जी बन्धनमिष्यते अध्यापनम च वेदानां सावित्री वचनम तथा। यम स्मृति का यह श्लोक चिक चिक कर गवाही दे रहा है। प्राचीन काल में बेटियों का भी जनेऊ होता था, उन्हें भी वेद पढ़ाया जाता था। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा ये नाम नहीं है, ये उस आज़ादी की मिसालें थी। शिक्षा आत्मा का संस्कार थी, जेंडर का नहीं। लेकिन फिर इतिहास में एक काला मोड़ आया। साजिश के तहत इन विदुषी बेटियों के हाथों से किताबें छीन ली गई और उन्हें घर की 4 दीवारी में कैद कर लिया गया। यह किसने किया, क्यों किया, यह साजिश हम अगले एपिसोड में खोलेंगे। अब दोस्तों जरा रुकिए, इमोशन को साइड में रखिए। अब तक मैंने जो बताया वो एक आदर्श दुनिया थी, लेकिन अब हम कड़वा सवाल पूछते हैं, अगर वो सिस्टम इतना ही परफेक्ट था तो फिर गलत क्या हुआ? हम रास्ते से भटके कहाँ? देखिए, इसे थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस की लड़ाई समझिए। किताब मतलब थ्योरी, किताब में लिखा था योग्यता से द्विज बनो, लेकिन असलियत प्रैक्टिस में क्या हुआ? समाज ने योग्यता को कूड़ेदान में डाल दिया, जन्म को ही सब कुछ मान लिया। धीरे धीरे यह सिस्टम कुछ चालाक लोगों के हाथ में चला गया। देखिए, समस्या नियम में नहीं, समस्या उसे मानने वालों में थी। इसे थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस की लड़ाई समझिए। शास्त्रों में साफ लिखा था योग्यता से द्विज बनो, लेकिन असलियत में क्या हुआ? समाज ने योग्यता को भूलकर जन्म को ही सब कुछ मान लिया। इसको आज के जमाने से जोड़कर देखिए, बात तुरंत समझ आ जाएगी। आज हमारा संविधान क्या कहता? अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अधिकार। लेकिन एक कड़वा सच पूछूं, क्या जमीनी स्तर पर भेदभाव पूरी तरह खत्म हो गया? क्या आज भी जाति के नाम पर झगड़े नहीं होते हैं ना? तो क्या इसमें संविधान की गलती है? नहीं, गलती हमारी और समाज की मानसिकता की है, जो उस कानून को ठीक से लागू नहीं कर पा रही है। यही खेल उस समय भी हुआ था। किताब यानी मनुस्मृति में आदर्श लिखा होगा और समाज उसे लागू करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। बस ठीक यही खेल उस समय भी हुआ था। किताब मनुस्मृति में आदर्श लिखा होना और समाज उसे लागू करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। और यही हम चूक गए। श्लोक 114 कहता है, नालायक को शिक्षा मत दो। सुनने में अच्छा है ना, पर खतरा देखिए, तय कौन करेगा कि कौन नालायक है? गुरु। और अगर गुरु ही पक्षपाती हो तो? अगर वो अपनी पसंद के लोगों को ही योग्य बताए तो? यहीं से जातिवाद का असली खेल शुरू हुआ। अच्छे प्राइवेट स्कूल में सिर्फ अमीर का बच्चा पढ़ पाता है। वैसे ही धीरे धीरे शिक्षा पर कुछ लोगों ने मोनोपोली बना ली। नियम अच्छे थे पर उन्हें लागू करने वाले बेईमान हो गए। तो दोस्तों सोचिए, अगर आज हम वही गुरुकुल सिस्टम वापस लाए जहाँ कैरेक्टर ही एडमिशन का आधार हो, तो फायदे तो बहुत है। संस्कार मिलेंगे, अनुशासन मिलेगा, लेकिन खतरे भी वही पुराने हैं। कौन डिसाइड करेगा किसका कैरेक्टर सही है? क्या फिर से भेदभाव नहीं शुरू होगा? हमें एक ऐसा सिस्टम की ज़रूरत है जो मूल्यों में पुराना हो लेकिन पारदर्शिता में मॉडर्न हो। तो निष्कर्ष क्या निकला? 3 बड़ी बातें। पहली, असली मनुस्मृति में जन्म से भेदभाव नहीं था, योग्यता ही धर्म थी। दूसरी बात, बाद में बहुत मिलावट हुई, स्वार्थ के नियम बदले गए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, सिर्फ पुराने ग्रंथ पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। हमें यह भी सोचना होगा कि इतना अच्छा सिस्टम फेल क्यों हुआ। मैं जवाब नहीं दूंगा, आप खुद सोचिए और कमेंट में बताइए, क्या सिर्फ शुद्ध मनुस्मृति लागू करने से भेदभाव खत्म हो जाएगा, या हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी? क्योंकि ग्रंथ पवित्र हो सकते हैं, इंसान नहीं। तो दोस्तों, ये था मनुस्मृति की शिक्षा का सच। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इससे भी एक ज्यादा संवेदनशील मुद्दे पर, विवाह और स्त्रियां। क्या लव मैरिज अलाउ थी?
न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति का असली मतलब क्या है। अगर आपको आज का वीडियो लॉजिकल लगा तो लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए ताकि सच सब तक पहुंचे, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त भूपेंद्र, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।